Hello students, this is Harshit Gupta and I am come back to explain the remaining part of matters in our surrounding. Today we will discuss the conversion of states of matter. Actually I have discussed lots of topics of this chapter in the previous videos. Today I will discuss the conversion of states of matters. So firstly we will discuss the conversion of states of matters. Actually, the state of matters mainly affected by two factors. इस बात को आप याद रखो. The state of matter mainly affected by two factors. The first factor is temperature and the second factor is pressure. वॉल्यूम से स्टेट चेंज नहीं होती. वॉल्यूम से केवल वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बट स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. स्टेट जो है वो इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर पर. So simply we can change the temperature of any substance at constant pressure to change the state of matter. Similarly, we can change the pressure of any substance at constant temperature to change the state of substance. And we can change both of these factors together. अब आप चाहे प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर को चेंज करो तब भी स्टेट चेंज होनी है. आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर को चेंज करो तब भी स्टेट चेंज हो सकती है. और आप चाहो तो दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हो स्टेट चेंज करने के लिए. ठीक है, तो यहां से हमें दोनों फैक्टर्स पता चल गए कि देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू liquid. Firstly, we will discuss the conversion of solid into liquid. A solid can be converted into liquid by increasing the temperature of the substance at constant pressure. Means जब हम किसी भी substance को solid substance का temperature बढ़ाते हैं constant pressure पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका temperature बढ़ेगा. And at a certain point the temperature rises up to the melting point of the substance. And at the melting point, we know that the solid starts to melt to convert into the liquid. Therefore, the substance converts from solid to liquid. ठीक है, समझ में आ गई बात. दूसरा कन्वर्जन क्या है आपका? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस. हाउ कैन यू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू गैस? अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैस बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. तो हम इसको भी टेम्परेचर को इजीली बढ़ाकर कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, किसी भी लिक्विड को. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड देन द टेम्परेचर राइजेस अप टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. when the temperature rises up to the boiling point, and when the boiling point comes, then liquid starts to convert into the vapors, and at boiling point the substance convert into vapors. Therefore, at boiling point of the substance, the state of the substance changes from liquid to gas. The third conversion is the conversion of solid into gas. आपको पता है, अगर हम सॉलिड को कभी भी गर्म करेंगे तो डेफिनेटली पहले जनरली क्या आता है, सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है और लिक्विड को गर्म करते हैं फिर गैस. लेकिन अगर सॉलिड से सीधा गैस बन रही है तो बिना लिक्विड स्टेट के आए अगर ये फिनोमिनन होती है, तब इस फिनोमिनन को हम सब्लिमेशन कहते हैं. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तब इस फिनोमिनन को हम सब्लिमेशन कहते हैं. तो सिंपली वी कैन से दैट सम सब्सटेंसेस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gases. This phenomenon is known as sublimation, and the temperature at which the conversion, एक्चुअली यहाँ पर अकर्स लिखा है, ये एकर्स हो गया है, ये अकर्स है. ठीक है, इसको ठीक कर लेना बेटा आप लोग. अकर्स इज कॉल्ड सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन पॉइंट. तो जिस टेम्परेचर पर सब्लिमेशन प्रोसेस होगी उस टेम्परेचर को हम
sublimation temperature और sublimation point कहेंगे. Do you know any sublimation, any substance who sublimes, which sublimes? मैं आपको बताता हूँ. आपका एक अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जो आपका NH4Cl होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये आपका एक सब्लिमेशन वाला सब्सटेंस होता है. मतलब जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. इसी तरह से एक आपका सब्सटेंस, आपको एक वेल नोन सब्सटेंस बताता हूँ जो सबने यूज भी किया होगा, कैम्फर. जब हम इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. तो ये आपके जो सब्सटेंस हैं, ये आपके सब्लिमेशन फिनोमिनन शो करते हैं. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. तो अगर हमें किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर अब कम करना पड़ेगा. तो अ लिक्विड कैन बी फ्रीज बाय रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर, and the temperature of a liquid decreases, then at freezing point the liquid turns into solid. So as you know that when we reduce the temperature of a liquid, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा? लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर देगा. ये हम फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. ये मैं इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आज की चीजें हम जल्दी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हम पहले काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो when we decrease the temperature of a liquid, then at freezing point the liquid turns into solid. So we can convert a liquid into solid by simply decreasing the temperature. The next, conversion of a gas into liquid. ये phenomenon बहुत important है, conversion of gas into liquid. The conversion of gases into liquid is also known as liquefaction of gases. A gas can be liquefied by mainly two phenomena. The first phenomenon is by reducing the temperature. When we reduce the temperature, then what happened? Actually, we know that the kinetic energy of gaseous particles is directly proportional to the temperature. इस चीज को याद रखना. जो आपके गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये गैसियस पार्टिकल्स है छोटे छोटे, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 mv². तो ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. एज when the temperature of a gas reduces, then the kinetic energy of gaseous particles also decreases, due to which, तो जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी गैसियस पार्टिकल की, और गैसियस पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सपोज दैट हमारे पास किसी एक कंटेनर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं. यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं ब्लैंक पेपर पर लेकर चलता हूँ आपको. जैसे हमारे पास एक कंटेनर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं. अब ये मूव कर रहे हैं. अभी अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो कोई पार्टिकल जो मूव कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो मूवमेंट बंद हो जाएगा, और ये उस बॉटम पर जाके कंटेनर के कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और बॉटम पर ही सारे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे. इनकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, और फाइनली ये कंडेंस्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में. इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाते हैं टेम्परेचर कम होने पर, जिससे ये लिक्विड में टर्न्स हो जाते हैं. ठीक है. इसी तरह दूसरी फिनोमिनन क्या होगी? देखो, पहला मैंने आपको बता दिया, the kinetic energy of gaseous particles directly proportional to temperature. When the temperature of the gas reduces,
then the kinetic energy of gaseous particles also reduces, due to which the particles do not move and condense together to convert into the liquid. तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं. अब दूसरे फैक्टर्स पर आते हैं. Why increasing the pressure? तो व्हेन अ गैस, जब अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हम प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकते हैं. गैस कैन आल्सो बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, then intermolecular distance decreases between the gaseous particle, due to which the gaseous particles come close to each other and condense to convert into liquid. तो यहां पर मैंने एक देखो डायग्राम बताया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो. जब सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर में गैस है, यहाँ पर ये एक पिस्टन लगा दिया है मैंने इसमें, जिससे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. यहाँ पर जब अभी ये गैस है, आपको पता है यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी गैस के पार्टिकल्स के बीच में. जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच की इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी. तो यहाँ लिखा है देखो, गैसेस पार्टिकल्स हैविंग स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा एक्चुअली, स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. उसके बाद क्या होगा, अगर मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड हो गए, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में. देन इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड गैस. तो सिंपली वी कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड बाय मेनली टू फैक्टर्स, बाय इंक्रीजिंग द बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. Now we will discuss some other properties of matter. What are some other properties of matter? The first property is diffusion. What is diffusion? Actually, diffusion is the movement of a substance from an area of higher concentration to an area of low concentration. Diffusion happens in liquid and gases because their particles move randomly from place to place. The word diffusion derives from the Latin word diffundere, which means to spread out. Means diffusion क्या है, अगर मैं एक बात कहूँ, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो फ्लो होता है पार्टिकल्स का, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. जैसे अगर आपने एक फर्श लिया, एक फ्लोर लिया, उस पर आपने थोड़ा सा पानी गिरा दिया. अब आप एक साइड में पानी, जो आपका फ्लोर पर पानी गिरा हुआ है, आप एक साइड में थोड़ा पानी बढ़ाना शुरू करो, तो क्या होगा, पार्टिकल्स अपने आप जिस तरफ पानी आपने नहीं बढ़ाया उस तरफ अपने आप फ्लो करना शुरू कर देंगे. तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन. अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिस्कस कर लेना, मैं लाइव करके दिखा दूंगा कि डिफ्यूजन कैसे होगा. सिमिलरली अगर एक गैस का सिलेंडर लो, आप उस गैस सिलेंडर के जो बॉल्व होती है उसको प्रेस करो, तो क्या होगा, अंदर जो गैस हाई प्रेशर पर है, उस हाई प्रेशर से गैस एकदम बाहर निकलेगी और डिफ्यूज होना शुरू कर देगी, मतलब स्प्रेड आउट होना शुरू कर देगी. तो ये भी एक क्या है, डिफ्यूजन. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स का फ्लो होना आपका डिफ्यूजन कहलाएगा. ठीक है. तो जनरली वी कैन से दैट द फ्लो ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. Diffusion is fastest in gases while slowest in solids. तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर एक हायर कंसंट्रेशन, हायर आयनिक कंसंट्रेशन है और यहाँ पर एक लो आयनिक कंसंट्रेशन है. ये एक डिफ्यूजिंग मीडियम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से आयंस लोअर कंसंट्रेशन में आना शुरू कर देंगे और जिस तरफ जाएंगे ये डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कहलाएगी और इस फिनोमेनन को हम डिफ्यूजन कहेंगे. और जो सब्सटेंस डिफ्यूज होता है उसको हम डिफ्यूजेंट कहते हैं. इस बात को भी याद रखना, जो सब्सटेंस डिफ्यूज होता है उसको हम डिफ्यूजेंट कहते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट? लेटेंट हीट इज आल्सो नोन एज लेटेंट एनर्जी और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. When the heat energy is given to a substance, then the temperature of the substance increases, and at a particular temperature, when the temperature becomes constant, तो यहाँ पर मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि at a particular temperature
द गिवन हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इस चीज को पहले मैं समझाता हूं अब आपको। जब हम किसी भी लिक्विड को, सपोज डेट मेरे पास एक लिक्विड है या मेरे पास एक सॉलिड है, मैंने एक सॉलिड लिया, उस सॉलिड को गर्म करना शुरू किया, तो क्या होगा, हीट देना शुरू किया। जब मैं हीट एनर्जी उस सॉलिड सब्सटेंस को दूंगा तो वो हीट एनर्जी धीरे धीरे उस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएगी, धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर बाद एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के केस में जब हमने सॉलिड के लिए हीट देना शुरू की, तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, अब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, फिर वहां पर क्या होगा, जितनी भी हीट हम देंगे वो हीट उस सॉलिड को मेल्ट करने में यूज होगी, यानी उसकी स्टेट को चेंज करने में यूज होगी, और वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जितनी भी हीट उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो अब आप फिर से इस लाइन को एक बार पढ़ो, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। व्हेन द हीट एनर्जी इज गिवन टू अ सब्सटेंस देन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस and at a particular temperature, means at a constant temperature at melting point in the case of solid, the given heat is used to change the state of the substance. Thus the heat energy released or absorbed by a substance at constant temperature to change the state of the substance is called latent heat. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये ज्यादा सिंपल लगेगी डेफिनेशन, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दें जिससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाए, तब ऐसी हीट आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, यहां पर लेटेंट हीट के लिए मैं थोड़ी सी और चीज बता रहा हूं। लेटेंट हीट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो लेटेंट हीट आपकी यहां पर दो टाइप की रहेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मींस द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर लिक्विड इनटू सॉलिड भी हो सकता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल रिमेन सेम इन बोथ केसेस। एक केस में रिलीज होगी, एक केस में रिक्वायर्ड होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो यहां पर इस चीज को याद रखना, सॉलिड इनटू लिक्विड हो चाहे लिक्विड इनटू सॉलिड हो, इन दोनों ही केस में आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही कहलाएगी ये। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, यानी 1 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक, दूसरा देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी बिल्कुल सेम है। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां पर भी वही बात आती है, चाहे लिक्विड इनटू गैस हो चाहे गैस इनटू लिक्विड हो, दोनों के लिए ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। यहां पर मैं एग्जांपल में इस चीज को एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये एब्जॉर्ब्ड होती है ड्यूरिंग वेपराइजेशन और गिवन अप ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो जब वेपराइजेशन होगी फिनोमिनन, वेपराइजेशन का मतलब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तब तो ये आपकी एब्जॉर्ब्ड होती है, लेकिन जब आपका कंडेंसेशन होता है यानी गैस से लिक्विड बनता है, गैसेस पार्टिकल कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन होता है, तब आपकी ये एनर्जी रिलीज होती है, गिवन अप होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन,
When a liquid is left exposed to air, then its volume decreases gradually. In this process, the particles of the surface of liquid turns into vapors and mix with the gases in the air. तो जब हम अगर किसी भी लिक्विड को खुले में रख देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस लिक्विड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको, अब आप ये कहो एक ग्लास में मैं पानी भर के रखता हूँ, देखो तो इतनी जल्दी नहीं होगा, वो फिनोमिनन आपको इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि वो फिनोमिनन भी आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, आप एक गिलास पानी को भी बहुत जल्दी इवेपोरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस उसका सरफेस एरिया बढ़ाना है। ये फैक्टर्स अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, उस चीज पर बताऊंगा कि हम सरफेस एरिया बढ़ाकर कैसे इवेपोरेट कर सकते हैं तेजी से। ठीक है, तो द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मीन्स when the liquid is exposed to air, then the volume of the volume of the liquid gradually decreases. In this process, the particle of the surface of liquid turns into vapors and mix up with the gases in the air. This process is called evaporation. Evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of the liquid as it changes into gas phase. तो जब एक बात यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, evaporation is occurs on the surface, means it is a surface phenomenon. अभी मैं यहां पर एक चीज को बताऊंगा, evaporation और vaporization, इन दोनों में डिफरेंस है। जब हम वेपराइजेशन कर रहे हैं, किसी का लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं गर्म करके, तो उसमें और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगा अभी। ठीक है, तो evaporation is a type of vaporization that occurs on the surface of liquid and it changes into the gas phase. Thus, a liquid changing into vapors एक्चुअली यहां पर ये थोड़ा सा गायब हो गया एक वर्ड, ये था द फिनोमिनन ऑफ अ लिक्विड। यहां पर 10 के बाद यहां पर एक वर्ड आप ऐड कर लेना, द फिनोमिनन या द प्रोसेस, प्रोसेस भी लिख सकते हो आप। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग of a liquid changing into vapors below to its boiling point is called evaporation. ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना, यहाँ द प्रोसेस और आएगा, इसको ठीक कर लेना बेटा, या फिर देखो मैं पीडीएफ जो भेजूंगा उसमें ठीक कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, पीडीएफ में शाम को भेजूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। evaporation, the process of a liquid changing into vapors below to its boiling point is called evaporation. And evaporation occurs below to the boiling point of the liquid. Boiling point पर जो होगा वो vaporization है, वहां पर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही अगर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे तब इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो मेनली दो फैक्टर्स है। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस on increasing the temperature of the liquid. As the temperature of the liquid increases, you know that the kinetic energy depends upon the temperature and directly proportional to the temperature. If the temperature increases, then the kinetic energy of particles also increases. और kinetic energy बढ़ेगी तो particles move तेजी से करेंगे और वो liquid phase को move करके gaseous phase में चले जाते हैं, जिससे evaporation की rate increase हो जाती है। तो ये पहला फैक्टर है। दूसरा है आपका सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सरफेस एरिया पर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है। जैसे मैं इन दोनों के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप अपने कपड़े धोते हो, अगर कपड़े धोने के बाद आप उसको फोल्ड किया हुआ है, ऐसे ही फोल्ड किए हुए आप उसको रख दो तो वो जल्दी नहीं ड्राई होगा।
क्यों? क्योंकि वहां पर जो वाटर है उसमें वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में डालते हैं। धूप में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा पानी। दूसरी चीज, जब हमने उसको फैलाया कपड़े को, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी और तेजी से इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो है ये इवेपोरेशन की रेट को इफेक्ट करती हैं। अब मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ सरफेस एरिया से रिलेटेड। अगर जैसे आप पानी वाली में बात कर रहा था, एक गिलास पानी को इवेपोरेट करने की, एक गिलास पानी आप धूप में रखो, इवेपोरेट नहीं होगा। अब आप एक गिलास पानी को धूप में रख के जाओ, बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन आप एक गिलास पानी को उस धूप में ही छत पर फेंक दो, छत पर फेंकने से क्या हुआ, उसका लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया। अब आप देखना इवेपोरेशन कितनी तेजी से होता है। तो यहां से हमें इन एग्जांपल से पता चलता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन उतनी तेजी से होगा। ठीक है, तो एक चीज बस यहां पर और रह गई है जो मैं आपको बता रहा हूं लास्ट, डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, जो अभी मैं बता रहा था। तो इवेपोरेशन में क्या होगा, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, यहां पर केवल सरफेस के पार्टिकल्स मूव आउट होंगे। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, इसमें पूरे पार्टिकल्स, पूरा लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें मूवमेंट होता है और ये नीचे से एनर्जी लेकर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद बॉइल हो जाते हैं। बॉइलिंग में एक और चीज, जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको ये चीज बताई थी पूरी कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में वेपर प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। एक और चीज, इवेपोरेशन में कभी भी बबल्स नहीं बनते, लेकिन बॉइलिंग जब भी होता है तो उसमें बबल्स बनते हैं। तो इन प्रोसेस से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इवेपोरेशन को बॉइलिंग से, कि इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉइलिंग। एंड इन द लास्ट you have to attempt all the NCERT questions of this chapter. You can take help from ग्रेड अप स्कूल ऐप, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन सॉल्यूशन की चीटिंग मत करना, ठीक है, खुद से करने हैं। अगर कोई डाउट हो क्वेश्चंस में तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे मैसेज करो, आई विल गिव यू द टाइम, आई विल explain all topics and I will resolve your problem। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।